जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी अब बौखला गए, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया है हर तरीके से। क्योंकि पाक अमेरिका की संसद में एक बिल लाया गया था जो कि 22 सेनेट का था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की जनता की राय थी। और उस बिल को तैयार करने में आज पाकिस्तानी ये बता रहे हैं कि भारतीयों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आज अमेरिका की सड़कों पे, अमेरिका के सिस्टम में भारतीय इतने हैं कि हर जगह जो बाइडेन तक को अगर कोई स्पीच लिख के देता है वो सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय लिख के देता है। तो आप पाकिस्तान की कहाँ क्या इज्जत रहेगी और क्या पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका सोच सकता है, तो ये खुद पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, क्योंकि भारत कभी भी पाकिस्तान का अच्छा नहीं चाहेगा। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे आरजू काजमी और साजिद तरार के बीच में एक स्पष्ट और जबरदस्त विश्लेषण हुआ है। देखिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो आपके ख्याल से कैसे चल रहे हैं, क्योंकि देख यही रहे हम कि अमेरिका से कॉल नहीं आ रही प्राइम मिनिस्टर को, साथ ही आईएमएफ का इशू भी जो है वो चल रहा है और उन्होंने ये कहा है कि जी डू मोर, कि अगर ये अफगानिस्तान के लिए इनको सपोर्ट करते हैं और यहाँ से एयर बेसिस देते हैं तभी इनको जो है वो आईएमएफ की जो अगली इंस्टॉलेशन है, जो अगली किस्त है वो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये बात हो रही है, तो आप इस चीज को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं एक तो बल्कि एक खास चीज का इशारा जो आपने अपने सवाल में भी किया उसको भी एड्रेस करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना की कोशिश करूंगा आपके देखने वालों को कि इस वक्त दोनों ममालिक के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। यहाँ पे जो बाइडेन जो है उनको आधे कंट्री का प्रेसिडेंट समझा जाता है, आधा कंट्री समझता है उनसे इलेक्शन चोरी हुआ था। फॉरेन पॉलिसी पे तब तवज्जो दी जाती है जब आपको अवाम का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इनसाइड हाउस हासिल हो, तो फिर आपके नक्शे के ऊपर, आपके रडार के ऊपर फॉरेन पॉलिसी आती है। और दूसरा, अगर देखा जाए, मैं सारी जिंदगी अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल वर्कर रहा हूं और सारी जिंदगी मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, तो उसमें जब इनके दो पार्टियों को स्टडी किया जाए, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी को, तो पेंटागन और फॉरेन पॉलिसी रिपब्लिकन पार्टी का इशू है। और इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर डेमोक्रेट पार्टी है। एक पॉइंट तो इसका ये आ गया कि फॉरेन पॉलिसी में ये खुद कमजोर है। इनको कहा जाता है जो बाइडेन को ही इज अ थर्ड टर्म ऑफ ओबामा, और ओबामा साहब की अगर फॉरेन पॉलिसी देखें तो उसमें अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बहुत वीक थी। आज इंडो पैसिफिक में जो अमेरिका सफर कर रहा है उसके फाउंडर थे ओबामा साहब। उन्होंने साउथ चाइना सी से अपना कैरियर वापस बुला लिया था और चाइना ने उसका फायदा उठा के वहां पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना के वहां पे बैरक्स बना ली थी, जो कि आज अमेरिका के गले पड़ी हुई है। पूरा इंडो पैसिफिक और साउथ एशिया जो ओशन है वो मसला बन चुका है। एक तो ये मैं बताना, ये एक चीज ये थी। दूसरा स्टेप ओबामा साहब ने ये किया था कि वो अमेरिका को खींच के इंडिया के करीब ले गए। उन्होंने इंडिया को एक पार्टनर स्टेटस दिया। उन्होंने बिल क्लिंटन साहब को मेस्मराइज करते थे और उनके पीछे चलते चलते ही वो बिल क्लिंटन के उन्होंने सारी फॉरेन पॉलिसी इंडिया की गोद में डाल दी। तीसरी चीज ये आई वॉशिंगटन डीसी में कि यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा इज वेरी एक्टिव। एक तो वो हमसे इंडियन काफी, एक तो पॉपुलेशन में ज्यादा है, दूसरी हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक बेस्ड माइग्रेशन हुई, उनकी एजुकेशन बेस्ड माइग्रेशन हुई। वो हमसे पैसे में भी यहाँ ज्यादा है, इंटेलेक्ट में भी हमसे आगे है इंडियन। और उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेकंड जनरेशन जो है वो कांग्रेस में भी आ चुकी है। आज 5 जो है इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद है। 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि दोनों गवर्नर रह चुके हैं, इंडियन डिसेंट के हैं, निक्की हेली और बॉबी जिंदल। तो उसी तनाजर के साथ जब आप देखते हैं तो इस वक्त व्हाइट हाउस में जो अगर इंडिया, पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट का, या अगर आप साउथ एशिया का देखें तो सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन अमेरिकन की है। उस हवाले से इस वक्त व्हाइट हाउस में जो बाइडेन साहब का स्पीच राइटर भी इंडियन, इस वक्त उनकी पॉलिसी रिलेटेड भी उनकी अपॉइंटमेंट्स, और उसी हवाले से जब वो देखते हैं उस तनाजर से तो पलड़ा भारी हो जाता है इंडिया का।
अब दूसरी साइड पे चलते हैं, पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं कि वो वहां की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान ने एक तो पिछले दौर में इन्होंने बिल्कुल चाइना के कैंप में जाके अमेरिका की तरफ, मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेवर बर्न द ब्रिजेस, लेकिन इन्होंने ब्रिज बर्न किए, इन्होंने अमेरिका बैशिंग की, इन्होंने कहा जी हम तो हिमालय पे चढ़ गए हैं, इन्होंने सब किया, बल्कि सी पैक को लेकर अफगानिस्तान में जाके कोशिश, उनके सेल्समैन बन गए आगे जाके दुनिया में सी पैक में बेचना शुरू कर दिया और एब्सोल्युटली नॉट और इस तरह की चीजें की। और आपका जो पहले ही फॉरेन पॉलिसी डूबियस थी वो इस हवाले से कि उसामा बिन लादेन जब से पाकिस्तान से मिले उसके बाद आप दुनिया का एतमाद हासिल नहीं कर सके। और तीसरी इसमें जो बात मैं कहूंगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी, अगर मैं आज आपसे ये क्वेश्चन करूं आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो आप मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। मैं किसी से ये पूछूं कि आज पाकिस्तान कहां खड़ा है, किस कैंप में है, कैंप उनके पास मौजूद है या नहीं मौजूद, कोई पता नहीं। आपकी जो मैं शॉर्ट टर्म पे एक लफ्ज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस है, अमेरिका के डॉलर बंद हुए, आप चाइनीज कैंप में गए, वहां से डॉलर लेने की कोशिश की, जब सी पैक बंद किया उन्होंने, आपने उनको ग्वादर की बजाय कराची देने की कोशिश की, उन्होंने वो भी लिया, फिर दासू डैम पर उन्होंने 39 बिलियन आपसे मांगा, उन्होंने जब सी पैक के डॉलर बंद हुए तो आप IMF के कदमों में आके बैठ गए। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। अब उसमें जरा आप तफसील मुझसे पूछें तो वो हालत ये है कि 3 मिनिस्टर पिछले महीने यहां पे आए हैं, कुरैशी साहब आए, असद उमर साहब आए और एक मिनिस्टर और सामने नहीं आ रहा, 3 आए मिनिस्टर। उसके बाद यहां से मिन्नतें तरले करके IMF की शराइत में बताऊं तो वो यही था, इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं कि दे हैव रिटन द कंट्री टू देम। अब उनकी 4 शराइत जो खुली खुलाई थी, वो IMF की 4 शर्तें सामने मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों की इनकम ज्यादा है उन पे टैक्स बढ़ाएं, जिन लग्जरी आइटम पे टैक्स बढ़ाएं, और उसके बाद उन्होंने कहा अपनी टैक्स रिकवरी शुरू करें, और एक उन्होंने जो चौथी शर्त सबसे बड़ी थी कि बिजली और तेल के आप जो कीमतें बढ़ा दी। अब उसमें टैक्स रिकवरी नहीं हो सकती क्योंकि वो सारे यार दोस्त हैं, सारे कैबिनेट में बैठे हैं। उसके बाद है कि अगर लग्जरी आइटम देखें तो वो पराडो कौन लेते हैं, वो भी दोस्त लेते हैं, वो भी नहीं बढ़ सकती। तो गरीब का बच्चा है उसको मारा जा सकता था, बिजली और टैक्स पे उन्होंने चढ़ाई कर दी है। एक तरफ से उन्होंने 120 अरब रुपए की दी आपको सब्सिडी, और रात में ही पेट्रोल बढ़ा के सब्सिडी वापस ले ली उन्होंने। तो ये अगर मेरा आपके ये 4 शराइत थी IMF की, और तरीन साहब यहां आए, वरना आने की जरूरत नहीं थी उनकी। सारी दुनिया आजकल जो है वो इस वक्त मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रेसिडेंट शी है पिछले 2 साल से चाइना से बाहर नहीं निकले, सारी चीजें वेब के जरिए हो रही हैं। इनको भी चाहिए था, लेकिन तरीन साहब क्योंकि सिटी बैंक के मुलाजिम रहे हैं, हो सकता है यहाँ प्रॉपर्टी हो, पुराने दोस्त हो, अहबाब हो, और हो सकता है यहाँ पे अमेरिकन कुजीन को एंजॉय करना हो, उन्होंने किया आके, आपके फर्स्ट क्लास की टिकटें ली गई, और यहां से वापसी पे सऊदी अरेबिया ज्वाइन किया। खान साहब को 4.2 बिलियन का वहां से चेक उठाया, पाकिस्तान गए, और वो 4.2 बिलियन में से 3 बिलियन तो बैंक में रहेगा, और 1.2 बिलियन जो है वो वापस दुबई और लंदन चला जाएगा। ये आपके सारी IMF की शराइत मैंने बता दी, आपकी सिचुएशन, आपकी फॉरेन पॉलिसी भी बता दी। नॉन सीरियस, आप हर चीज में नॉन सीरियस, आपके एम्बेसियों के मुलाजिम सारे MNAs के रिश्तेदार, एस्टेब्लिशमेंट के रिश्तेदार, इनविंसिबल वो समझते हैं अपने आप को। 11-12 बजे उठ के साहब बहादुर एम्बेसियों में आते हैं, 3 बजे घर चले जाते हैं, 2 बजे सिगरेट चाय पी के। वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नहीं बना सकते, आपकी फॉरेन पॉलिसी को क्या एक्सप्लेन करेंगे वो? लेकिन सर, शाह महमूद कुरैशी साहब तो पहले भी रह चुके हैं फॉरेन मिनिस्टर हमारे, आखिर उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही है सारी बातें? वो कैसे गलती पे गलती कर रहे हैं? कुरैशी साहब, ये तो बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। कुरैशी साहब की नजर सबसे पहले 2 प्रोजेक्ट पे है। एक तो वो पहले बनना चाहते थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वो नहीं बनाए गए, फिर वो -1 फार्मूले के भी कैंडिडेट रहे हैं। उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी हो तो वो जस्टिफाई करें ना उसको। आप मुझे ये बताएं, ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। आप मुझे कंपैरिजन, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं वॉशिंगटन DC में बैठा हूं, मैं सारी पूरी दुनिया को यहां से उस लेंस से देखता हूं। जयशंकर साहब के बाहर के दौरे और कुरैशी साहब के बाहर के दौरे, आप उनको कंपेयर कर सकते हैं? आप इस वक्त इंडिया की भी बात नहीं की, इंडिया की चले कर लेते हैं, वो भी चाहिए मुझे, क्योंकि आपके हर मिनिस्टर ने और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीनी, पेट्रोल, हर चीज को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। मैं आप उनकी फॉरेन पॉलिसी भी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी सी, वो क्या है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यहाँ पे मोदी साहब आए, पूरी टीम के साथ जहाज भर के आए, हर चौक पे यहाँ पे उनका सारा एक कैंपेन चलाई गई। यहाँ पे उनकी 1-to-1 मुलाकातें हुई बाइडेन साहब के साथ, मैक्रोन के साथ उन्होंने G20 की तैयारी की।
2 क्वाड का हिस्सा है, फ्रांस के साथ वो बातें कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सीधी बातें कर रहे हैं वो, और उसके बाद उन्होंने अग्नि 5 का जाके अब अपना कर दिया। और चौथी आखिरी बात, अमित शाह साहब बढ़ के मार रहे हैं आपके खिलाफ कि हम घुस के मारेंगे। आपने उस पर कोई रिएक्शन किया? आपकी कोई काउंटर कैंपेन हो उनके खिलाफ? बता दें मुझे, मैं हो सकता मैं I'm still a student, मैं लर्न कर रहा हूं अभी, फॉरेन पॉलिसी को भी और इकोनॉमी को भी अभी लर्न कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई अच्छी खबर हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मुझे कन्विंस करें। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, खासकर आरजू, कि आई एम अ लॉयर। लॉयर क्या होता है? आर्गूमेंट, या मैं कन्विंस करने की कोशिश करता हूं या प्ली करता हूं। आप अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हो जिसमें मैं गलत हूं, और कोई भी पाकिस्तानी, मेरे बारे में ज्यादातर मेरे दोस्त समझते हैं कि शायद हम एंटी पाकिस्तानी बैशिंग कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं है। मुझे कन्विंस करें आप। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। देखें, अगर हम अपने जो वीक पॉइंट्स है उस पर बात नहीं करेंगे तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे? मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। मैं जब बात करती हूँ लोग कहते हैं एंटी पाकिस्तानी स्टेटमेंट देती है, जबकि यहाँ पे हो यही रहा है, तो हम क्या करें? अभी आप ये देखें कि जो 10 नवंबर को जो है अफगानिस्तान के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इंडिया भी है, सब है, और इन्होंने जाने से मना कर दिया पाकिस्तान से। ही कहते हैं नहीं जी, सारे स्पॉइलर उसके अंदर है। तो अगर स्पॉइलर उसके अंदर है तो चाइना क्यों जा रहा है सर, और वहां पे अफगानिस्तान क्यों जा रहा है? तो ये इस तरह का चूरन ये कब तक बेचेंगे? आरजू, इनको चाहिए था जाके अपना मुद्दा बयान करते, अपने एतराजात टेबल पे रखते। लेकिन देखिए, यही तो कमियां हैं। मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे यकीन रखता हूं। पाकिस्तान मेरी मादरे मिल्लत है, मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन वहां पे अगर मिसमैनेजमेंट हो रही है, वहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है, जिन चीजों की कमियां हैं, मैं समझता हूं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन, एज ए पैट्रियाटिक पाकिस्तानी, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको उजागर करूं, मैं बताऊं। और मैं सबसे पहला एक पाकिस्तानी ऐसा हूं वाशिंगटन डीसी में, पिछले 6 साल से इनको कह रहा हूं कि आप वाशिंगटन डीसी में बहुत कमजोर हैं, लेकिन ना वो सुनने की सलाहियत रखते हैं, ना सुनने को तैयार हैं, ना करेक्शन करने की सलाहियत रखते हैं, ना उसकी कोशिश है। लेकिन अगर मुझे ये बताएं, अगर बोलेगा भी नहीं तो फिर देखें, अगर मैं आपको अगर मजीद, ये तो मैं छोटा सा एक टीजर है जो आपके जरिए कर रहा हूं, वरना यहाँ पे तो समुंदर है, यहाँ पे किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन कुछ सुनने वाला हो। और दूसरी बात यह है कि आरजू, ये आज की बात नहीं, आज की एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है बात। मेरे साथ अगर कंपैरिजन किसी ने डिबेट करनी है तो मैं 1947 से तैयार हूं आपके साथ डिबेट करने के लिए कि मेरे मादरे मिल्लत के कपड़े आप किस तरीके से फाड़ रहे हैं। लेकिन सर, ये तो हमेशा कह देते हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। कभी कहते हैं अमेरिका कर रहा है, कभी कहते हैं इंडिया कर रहा है, कभी कहते हैं इजराइल कर रहा है। लेकिन अब लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, लोगों की समझ में आ रहा है कि इस तरह की बात नहीं है, और ये कुछ ना कुछ गड़बड़ अंदर भी मौजूद है, कि मुल्क के अंदर भी इनसे संभाला नहीं जा रहा। कब तक ये दूसरों पे डालते रहेंगे? भारत के साथ सर ये टर्म्स ठीक क्यों नहीं करते? देखिए, अगर बॉर्डर पे हमारे टर्म्स बेहतर होंगे तो पाकिस्तान में हम वही पैसा जो हम अपनी फौज पे लगा देते हैं, जो हथियारों पे लगा देते हैं, वो लोगों के ऊपर खर्च कर पाएंगे। आरजू, 2 चीजें, 2 क्वेश्चन मार्क मैं छोड़ूंगा, उसका अगर जवाब को दे लें तो आई रेस्ट माय केस। एक तो चीज ये है कि टीएलपी के साथ जो मुआहदा किया गया, हुकूमत किसको रिप्रेजेंट करती है? आप अवाम से वोट लेकर आए हैं, आप अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अवाम से खुफिया क्यों मुआहदा रखा है अभी तक? आप हुकूमत में हैं, आप सियासी हुकूमत है, जमहूरी कंट्री के अंदर जमहूरियत चला रहे हैं, आप अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने जो मुआहदा किया वो पब्लिक क्यों नहीं है? एक मेरा ये क्वेश्चन मार्क ये है। दूसरा मेरा क्वेश्चन मार्क ये है, जो आपकी इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री की जो कायमा कमेटी है, उन्होंने जो अगले दिन अपनी सामने उन्होंने रिपोर्ट रखी है नैब की रिकवरी के, उसके बारे में आज तक किसी मिनिस्टर ने कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया? ट्रू। तो फिर उसका बताएं, अगर उस पर हम बात करें तो ये कह देते हैं कि यू आर एंटी बैशिंग, यू आर बैशिंग पाकिस्तान। लेकिन सर, जो इन्होंने मुआहदे किए हैं, जो जिस तरह से डील कर रहे हैं, चाहे ये टीएलपी को कर रहे हो या पहले ये उनको कर रहे थे, तालिबान को कर रहे थे, तो उसको अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है? इसलिए कि उनको तो एक तरह से टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, और ये भी बैन ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने कहा था कि जी इन्होंने भी जो है बहुत लोगों को मारा, और रिसेंटली भी पुलिस वालों को मारा, जिसपे एक लफ्ज प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला। मैं अमेरिका के बारे में, जहां पे जो 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने जो बिल पेश किया था, वो अमेरिका की आवाज है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये देखा जाए कि हमें वहां से अमेरिका में शिकस्त के लिए हमारे साथ किन किन लोगों ने साजिश की है, हमारे साथ किन किन लोगों ने डबल गेम की है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाए। ये 22 रिपब्लिकन जो थे, ये वो जवाब था अमेरिका का।